हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ये जो है क्लास लाइव लेने का प्लान था, लेकिन पता नहीं था इस चैनल के अंदर वो शुरुआत वाले वो क्राइटेरिया भूल गया था कि क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई करना अभी बाकी है, तो उस वजह से लाइव नहीं ले पाया। पहला जो था वो तो रिकॉर्डेड मैंने अपलोड कर दी थी। मैंने कहा सेकंड क्लास के अंदर आराम से बात करेंगे, लेकिन वो अभी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो 5-6 दिन रिकॉर्डेड क्लासेज ही चलेगी। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई एक सही स्ट्रेटेजी जो है वो यूजीसी नेट के लिए क्या होनी चाहिए। मैं वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो हमने फॉलो की है। हमने जेआरएफ जो है वो हासिल की है, मैंने की है, संदीप सर, भरत सर। तो हमने किस तरीके से जेआरएफ अचीव की है वो मैं आपको स्ट्रेटेजी जो है वो साझा करूंगा आपके साथ। देखिए, अगर बात करें हम जो अभी के ट्रेंड के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं, जो और जो पेपर आता है, ये पेपर रटने वाला पेपर नहीं आ रहा है। तो इस वजह से रटने से ज़्यादा जो समझने में ध्यान देगा, उनका जो है वो ज़्यादा मार्क्स जो वो स्कोर कर पाएगा। हाँ, थोड़े टाइम पहले अगर देता, जैसे मैंने 2018 में भी दिया था, मैंने एक नहीं दिया था 2018 में, तब मेरा सिर्फ नेट क्लियर हुआ था। और वो इस वजह से हुआ था कि कंटिन्यूसली पढ़ा तो रहा था, तो अकाउंट एफएम और ये जो है स्टेट्स वगैरह, इनके तो क्वेश्चन, क्योंकि वो रटे रटाए क्वेश्चन थे, वो सारे हो गए। लेकिन बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी थी, लेकिन अब कौन सी थ्योरी किसने दी वगैरह ऐसा कुछ खास याद था नहीं, तो सिर्फ नेट हुआ था। और इस बार जो है वो एग्ज़ाम दिया, जो इससे जस्ट पहले वाला, उसके अंदर हम तीनों ने दिया था, क्योंकि यहाँ राजस्थान के अंदर कुछ वैकेंसीज वगैरह भी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके लिए। और यकीन मानिए सारे क्वेश्चन जो वो तो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, बहुत कम क्वेश्चन जो थे वो रटे रटाए क्वेश्चन थे। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पहली चीज है जो आज के टाइम के अंदर अभी के लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से जरूरी है। अगर आप थोड़े टाइम पहले देते तो क्वेश्चन पर्टिकुलर ऐसे पूछे जाते थे कि ये थ्योरी किसने दी, वो थ्योरी किसने दी, नाम ऑथर के वगैरह, इस तरीके के। आज के टाइम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। आप पेपर जो है वो आप स्टडी कीजिएगा, कोई भी एग्जाम दो, तो उससे सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट जो है वो यही है कि उस टाइम के जो पेपर आ रहे हैं उन पेपर को जरूर देखें। अभी के जो भी पेपर है वो यूजीसी की साइट पे जाएंगे, आप एनटीए की साइट पे जाओगे तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और क्वेश्चन किस तरीके का आ रहे हैं वो जरूर देखें। उससे क्या होगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है वो आपको समझ आएगा। लाइक जैसे मैंने सीए इंटर वगैरह को स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता था, तो सीए इंटर को पढ़ाते थे, और उसके अलावा बीकॉम के जो पढ़ाते थे, तो सीए इंटर के अंदर गहराई से स्टडी करते थे, डीप स्टडी करते थे कि भाई ये इस तरीके से होगा तो ये होगा, इस तरीके से होगा तो ये होगा, ये थ्योरी ऐसी ही क्यों दी गई, वो थ्योरी वैसी ही क्यों दी गई, इस तरीके के सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बात करते। यहीं पर बीकॉम स्टूडेंट को पढ़ाने जाते हैं तो उनको सीधा कहते हैं कि भाई ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। अब रीजन ये है कि बीकॉम के अंदर वैसा ही क्वेश्चन आता है, और जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरीके से पढ़ाना होगा हमको। तो भाई मेरे पास कितना ज्ञान है ये मेरे मैं थोड़ी दूंगा। अल्टीमेटली तो मैं आपको जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, और जो पेपर आएगा उस पेपर कैसा आएगा उसके हिसाब से आपको तैयार करना है, मेरी तो जिम्मेदारी वो है। तो मैं तो वो करूँगा। अगर बीकॉम का स्टूडेंट को पढ़ाता था तो इस तरीके से पढ़ाता था। और नेट के स्टूडेंट के लिए उस टाइम के हिसाब से, अगर उस टाइम वैसे मैं नेट के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता था, लेकिन अगर उस टाइम में पढ़ाता तो उस टाइम के अंदर जिस तरीके से मैं बीकॉम को पढ़ाता उसी तरीके से पढ़ाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रटने वाली चीज़ें बताता कि भाई ये चीज़ें रटने वाली, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में उसमें डिस्कस नहीं करता। लेकिन अभी के टाइम के अंदर अगर नेट की कोई भी क्लास होगी तो उसके अंदर सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताने होंगे कि ये थ्योरी ऐसी दी गई है, इसने इस वजह से ऐसी दी, अगर इस तरीके से होगा तो ये होगा, और इस तरीके से होगा तो ये होगा, इन सिचुएशन में ये होगा। मतलब आपके माइंड को खोल के आगे जो है वो आपके विचारों के अंदर उसको पहुंचाना होगा कि आप खुद उसमें और ज़्यादा एनालिटिकल हो पाए कि इस स्थिति के अंदर क्या चीज़ें होगी। भाई रटे रटाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, आजकल एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं कि आपका भाई मैथ्स के फॉर्मूले समझा देना एक अलग चीज़ है, उसको समझाना जरूरी है, याद करवाना। अगर जैसे पहले के टाइम में कैसा था कि फॉर्मूले याद कर लो और वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मूला लिखो, आज के टाइम में उस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पूछे जाते हैं।
तो यहाँ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तो बहुत ही मस्ट है, ये आपका पहला कोर पॉइंट है जो इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। क्लियर है? जब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तब आप ये चीज रटने वाली चीज ना करें, सिर्फ समझने की बात करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टडी के हिसाब से है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो, अगर आपने कभी गाय और भैंस को खाते हुए देखा हो तो वो क्या करते हैं, एक बार तो पूरा जो भी खाना होता है वो कंज्यूम करते हैं और फिर उसके बाद में वापस लेके आते हैं मुंह में और फिर वापस उसको चबाते हैं, जैसे अपन कहते हैं जुगाली करते हैं। आज के टाइम के अंदर अगर आप कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ रहे हैं और इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर जुगाली बहुत जरूरी है। जुगाली मतलब आपने एक बार क्लास के अंदर पढ़ा, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो भी चीज़ थी वो समझी, और फिर उसके बाद में अगर आपने छोड़ दिया तो आप कॉन्सेप्ट एक बार जरूर समझ आ गया होगा लेकिन उसके सारे डायमेंशन आप कभी नहीं समझ पाओगे। और ना कोई क्लास जो है, ना कोई क्लास, ना कोई टीचर ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बता सकता है। ये एक एनालिटिकल माइंड डेवलप करना एक टीचर की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके का माइंड डेवलप करे ताकि वो स्टूडेंट उनको वापस इस तरीके से सारी अप्रोच जो है वो खुद से एनालिसिस कर पाए। तो जब क्लास कंप्लीट हो जाए या फिर जिस वक्त आप सो रहे हैं उस वक्त, जब भी रिवीजन करके लास्ट के अंदर रात को सो रहे हैं उससे पहले एक बार जरूर आपने जो भी पढ़े उनके बारे में एक बार आंख बंद करके जरूर ये विचार करें कि भाई इनके अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ी थी और क्यों क्यों चीज़ पढ़ी थी। क्लियर है? कोई चीज़ अगर आई है तो वो यूं ही तो नहीं आई है भाई, कोई ना कोई तो कारण हुआ होगा। उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं तो वो भी किसी न किसी कारण से तो हो रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं हो रहे हैं। भाई एस की जगह अगर आज इंड एस आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है किसी के चुल मचिए बैठा बैठा के क्या करें इंड एस ले आते हैं, ऐसा तो है नहीं। कोई न कोई तो रीजन होंगे जिसकी वजह से इंड एस आ रहे हैं। तो इंड एस आ रहे हैं, इनका क्या वजह है, अगर ये आपको पता नहीं और आप इंड एस के नंबर याद कर रहे हैं तो फिर एक सही डायरेक्शन की आपकी स्टडी नहीं है। जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, जब आप शुरुआत के अंदर क्लास के साथ समझने के दौर के अंदर है, तब आप अपना पूरा माइंड जो वो 360 डिग्री के साथ लेके चलें और उसी हिसाब से पढ़ाई करें। ये एक पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, आप नेट अच्छे से कर लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जेआरएफ के लिए समझने के साथ साथ रटना जरूरी है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ चीज़ें जो वो रटनी पड़ती है। अब किसी ने कोई थ्योरी दी है तो दी है, और अगर ऐसे क्वेश्चन 5-6 आते हैं, भाई आज के टाइम में कम आते हैं, पहले बहुत ज़्यादा आते थे लेकिन आज भी आते हैं, तो जो चीज़ें आती हैं उनको तो रटना पड़ेगा। अगर पावलो ने थ्योरी दी है तो पावलो का नाम तो आपको याद करना पड़ेगा। सेक्शन 54 के अंदर लिखा है या सेक्शन 55 के अंदर कुछ चीज़ लिखी है तो अब सेक्शन 55 के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सेक्शन 55 में क्यों लिखा, वो उस चैप्टर के अंदर उस सेक्शन के अंदर लिखा गया तो वो उस सेक्शन का नंबर तो आपको याद रखना होगा। वो इस तरीके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन भाई कितना टाइम लगेगा इनको, आप कंटिन्यूसली देखोगे तो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कंटिन्यूसली आप इनको कंटिन्यूस पढ़ते जा रहे हैं तो उस केस के अंदर तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके ये सारी चीज़ें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है कि अगर मैं कहूँ कि मेरा जेआरएफ क्लियर करने में सबसे बड़ा रोल जो था वो किसका था, तो मेरा उसमें सबसे बड़ा रोल था, सर आप पढ़ाते हैं तो उसका बड़ा रोल होगा, नहीं, सबसे बड़ा रोल जो है वो समरी नोट्स का था। समरी नोट्स क्या है, आपने एक चैप्टर पूरा पढ़ा, फिर उसको पढ़ने में समझने में मान लीजिए 3-4 घंटे लगे, और अगर आप उसको रिवीजन के वक्त वापस 1.5-2 घंटे लगा रहे हैं, आप एक निहायती बेवकूफ़ आदमी हैं, आप जेआरएफ लायक नहीं है। अगर आप 3 घंटे के कॉन्सेप्ट को जब आपने समझ लिया उसके बाद में समराइज करके इस फॉर्मेट में न लेके आ गए कि उसको आप 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर पाए, तब तक आप स्टडी जो है वो आपकी हार्ड स्टडी जरूर हो सकती है लेकिन स्मार्ट स्टडी नहीं है। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में उसके समरी नोट्स बहुत ही जरूरी है। समरी नोट्स में है क्या, जैसे क्या समरी नोट्स का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। आप भाई जैसे 10 पॉइंट पढ़ रहे हैं उसमें से मान लीजिए 5-6 पॉइंट तो ऐसे जो आपको पता है कि भाई इनकी चीज़ें मुझे याद करने की कोई खास जरूरत है नहीं। जैसे मान लीजिए ये अर्थमेटिक मीन है, अब इसकी प्रॉपर्टीज है, आपने 2 कलर के पेन रखे, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स, जैसे एक्स माइनस एक्स बार का अगर सिग्मा करेंगे तो ये 0 आएगा, ये
एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम आएगा। और ये इसके डीमेरिट्स है वैसे, जैसे अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम। अब ये इस तरीके से आपने इसके डीमेरिट्स लिख दी। ये लाल कलर ग्रीन कलर थोड़ा बहुत आपने इस तरीके से किया ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब ये इतना लिखने के बाद में ये एक सर्कल आपने जैसे ही पढ़ोगे, जिस सर्कल को पढ़ने में आपको कितना लगेगा, मुश्किल से मान लीजिए 2 या 3 मिनट। लेकिन इस 2 या 3 मिनट के अंदर आप अर्थमेटिक मीन के अंदर एक भी पॉइंट मिस नहीं कर पा रहे हो, मिस नहीं करोगे। और ऐसी समरी नोट्स अगर आपने तैयार कर लिए हर सब्जेक्ट के, लगभग 3 महीने अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वगैरह में लगेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ अगर आपने ये समरी नोट्स बना दिए ना, तो फिर 3 महीने के बाद में पहला रिवीजन कितने टाइम में पूरा होगा? मैक्सिमम 10 दिन। और बहुत ज़्यादा खींच के करोगे ना 15 दिन। और फिर दूसरा रिवीजन होगा 10 दिन, फिर तीसरा रिवीजन होगा 5 दिन। फिर 2-2 दिन के अंदर पूरा नेट का सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। और उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि 5 महीने बाद आप एक एग्जाम देने जा रहे हो, एक आपका साथी 5 महीने बाद एग्जाम देने जा रहा है। आपका एक साथी जो उसने एक बार कोर्स कंप्लीट किया मुश्किल से, और आपने वही कोर्स जो है वो 20-25 बार कर चुके हो रिवाइज। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूं समझिए कि अगर आपने एग्जाम के अंदर पहला क्वेश्चन जब गलत होता है ना, तो वहां पर जो आदमी के दिमाग खराब होता है, और शुरू के 10 क्वेश्चन अगर आपको आते हुए लगते हैं ना, तो जो आपका मतलब अंदर से दिल गार्डन गार्डन होता है, और आगे क्वेश्चन अपने आप सही होते हैं। कई दिन आप बैठे होंगे और देखते होंगे कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही बैठ रही है, और कोई दिन ऐसा भी होता है कि जो कैलकुलेशन करो वो गलत बैठ रही है। अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव आ जाता है ना, तो उस केस के अंदर आपको सारी चीजें जो माइंड अपने आप से भाई अल्टीमेटली माइंड भी तो क्या है, कंप्यूटर भी है जो इन्फॉर्मेशन ली स्टोर की, और अल्टीमेटली आप रिट्रीव कर रहे हो। जब जरूरत पड़ रही है तो माइंड में से वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। अब अगर माइंड जो वो पूरा एकदम फ्रेश है, तो उस केस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मांगोगे वो माइंड निकाल निकाल के दे देगा। और अगर माइंड जो वो डिस्टर्ब चल रहा है, परेशान चल रहा है, आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, उसके बाद से आप उसके ऊपर ज्यादा सोचने लग गए हैं, तो उस केस के अंदर वो रिट्रीवल जो है वो प्रोसेस खराब खराब हो जाएगा। आप इन्फॉर्मेशन दिमाग से कुछ मांग रहे हो, इन्फॉर्मेशन दिमाग कुछ देगा। भाई कंप्यूटर हैंग होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा? आप मूवी कोई चला रहे हो, कोई मूवी दूसरी मूवी चल रही है, कुछ प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, वर्ड खोल रहा है, वर्ड खोलने की कोशिश कर रहे हो, आपका गाना चल रहा है, इस तरीके की दिक्कतें कंप्यूटर में होती है, सेम दिमाग के अंदर होती है। तो ये जो है सारा, अगर आपका ये समराइज आपने अच्छे से किया और ये प्रोसेस आपका अच्छे से हो गया, तो आप यकीन मानिए कि आपका जेआरएफ जो बहुत आसानी से होगा। फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो ये मानते हैं कि सर जेआरएफ तो जो भी जिनको भी देखो वो तो कहते हैं कि 99 पॉइंट ये परसेंट। वो परसेंटेज नहीं है, वो परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब मैंने फिर कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ। जैसे 1000 स्टूडेंट है, उसमें से मान लीजिए 970 आपसे पीछे और 30 आपसे आगे, तो आपका 970 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, इस पोजीशन पे हैं आप, इस वजह से 97 आपके परसेंटाइल है। जबकि हो सकता है कि आपके नंबर जो है वो 100 आए हो 150 में से, तो परसेंटेज आपके 65 है। अगर आप 70%, 65 से 70 के बीच रहते हैं, लेकिन अपन रफ लेके चलें और अपने हिसाब से सही स्ट्रेटेजी लेके चले, तो 70% कम से कम अपने को स्कोर करना है, अगर आपको जेआरएफ जो क्लियर क्लियर करनी है। तो अगर आप 70% कवर करते हैं, तो उस केस के अंदर आपको जेआरएफ से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्लियर है? उसके अलावा जैसे मैं आपको अकाउंट पढ़ाऊंगा, स्टेट्स पढ़ाऊंगा, एफएम पढ़ाऊंगा, यकीन मानिए एक भी कॉन्सेप्ट वाइज आपकी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। मैं समरी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि समरी नोट्स आप खुद से खुद बनाएं। मेरे वाले समरी नोट्स आप रेफरेंस के लिए रखें। आपके खुद के लिखे हुए नोट्स जो है उनके साथ आपकी फीलिंग जुड़ी होती है, और उनको आप जितना अच्छे से जल्दी से समझ पाते हैं ना, उतना कोई भी नोट्स को नहीं समझ पाते। आप चाहे भाई दुनिया के अंदर आज से आज तक भाई जिस बच्चा बच्चा ही होता है ना, लेकिन जो प्यार आदमी को अपने खुद के बच्चे
से रहता है या फिर अपने भाई के बच्चे से या अपने परिवार के बच्चे से रहता है, वो दूसरों के बच्चों के साथ नहीं रहता है। अब ये है ह्यूमन को भगवान ने बनाई इसी तरीके से, तो आप कितने ही नोट्स देख लो, अल्टीमेटली खुद के बनाए नोट्स जो है ना, उनकी कोई होड़ नहीं है। वो जितना आसानी से आपको समझ आएंगे ना, उतने कोई भी दूसरों के बनाए हुए नोट्स आपको आसानी से समझ नहीं आएंगे। मेरे नोट्स बनाए हुए होंगे, उनको रेफरेंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का अगर मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ, हर चैप्टर के बाद में मैं आपको समराइज करके ये नोट्स दे दूंगा। इन नोट्स को आप चाहे देख देख के लिखें, लेकिन आप खुद की नोटबुक के अंदर खुद के हाथ से लिखें। आपका नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा होगा, रिवीजन का टाइम कम होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये मेरा आपको दावा है, ये होगा। तो ये समरी नोट्स आपको खुद से बनाने। आज जो है क्लास कम ले रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि आज आपको मैं दूसरा एक काम देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कभी आज तक पढ़ा नहीं है। आज आपकी ड्यूटी है कि आप एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू भी कौन से एमसीक्यू भी नहीं कहूँगा मैं इसको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड करें और वो जरूर देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी है वो सारे के सारे जो है वो डाउनलोड करें और उनको सारों को सारों देखें। हम कैसे देखेंगे? जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वो उसी चैप्टर के बाद में चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लेंगे, उसके बाद में एक दिन उसको रिवाइज करेंगे और उससे नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड 4-5 अटेम्प्ट में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ये सारा एक साथ में अपन चलते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार, सर अभी तो हमने कोर्स ही नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं किया कोई बात नहीं, मुझे पता है। लेकिन आपने कहीं न कहीं नाम सुने होंगे, ऐसा नहीं कि आप अमालगमेशन पहली बार यहाँ नेट के अंदर पढ़ोगे। आपने बीकॉम की, एमकॉम की, तो आपको इनके बारे में पता होगा। आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिएगा, पेपर 1 भी देखिएगा, पेपर 2 भी देखिएगा। चाहे आपने पॉलिटी नहीं पढ़ रखी, आज से कभी तो हाथ भी नहीं लगाए, फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना आपके लिए बहुत जरूरी, ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप खुद विजिलेंट रहें। अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे, अभी ये जो क्वेश्चन करोगे ना, इन क्वेश्चन में मैं आज करने का ज़्यादा क्यों फोकस कर रहा हूँ? अगर क्वेश्चन आपने कोई सही किया है और वो क्वेश्चन वापस आएगा आपके सामने, हो सकता है आपको याद आए, हो सकता नहीं है। क्वेश्चन किया आपने, गलत हुआ, आपका दिमाग लगाया और गलत हुआ, वो क्वेश्चन सामने आ जाए, आपको एग्जैक्ट डॉट टू डॉट पॉइंट याद होगा कि ये इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो, हमारा माइंड बना ही है इस तरीके से, हम जो है वो एक्सेप्शन पे माइंड फोकस करता है। सर मतलब अगर मैं सोच रहा था कि भाई ये गाड़ी 60 की स्पीड में चलेगी, आराम से मैं यहाँ से जोधपुर चला जाऊंगा, और इसी स्पीड से जा रही थी, मेरा माइंड सड़क पे क्या आएंगे जम वगैरह, ठीक है मैं उनको नॉर्मल डील करूंगा, लेकिन कभी भी उनके ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। उस मेरे जो चलने का सफर है, उस सफर के अंदर कोई एक्सेप्शन आ गया, मान लीजिए एकदम आगे से कुत्ता आ गया, या फिर गाय आ गई, या नील गाय आ गई, मेरा पूरा माइंड और मेरा पूरा बॉडी जो है वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा, और मुझे वो घटना उस टाइम नहीं, हमेशा के लिए याद रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, और फिर एकदम से ऐसा हो गया। क्लियर है? या फिर जैसे आपका कोई खास दोस्त है, उसको आपने कुछ काम करने को बोला और उसने वो काम कर दिया, आपका कोई ऐसा उसके ऊपर थैंक यू बोलने का कोई मन नहीं होगा कि ठीक है करेगा यार, करना ही है ये, भाई मैं उसके काम करता हूँ, वो मेरे काम करेगा। लेकिन आपका कोई खास दोस्त है और उसको आपने कुछ काम बोला जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको करेगा ही करेगा, और फिर एकदम से वो मना कर दे, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा और ज़्यादा अच्छे से वो बात याद रहेगी। या फिर कोई आपका ऐसा जो है वो खास उससे बनती नहीं, और आपको उससे कोई काम है और आपको उम्मीद थी कि वो आपका काम नहीं करेगा, और आप उसके पास गए और उसने आपका काम पहले बार में कर दिया, आपका ध्यान उसकी तरफ पक्का जाएगा। आज ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन ये गलत होना आज जरूरी है, ताकि आप पूरे कोर्स के अंदर जब जब पढ़ोगे ना, तब तब ये क्वेश्चन जब जब आएंगे ना, तब तब आपका माइंड यहाँ पर अपने आप से कॉन्सेंट्रेट करेगा कि हाँ यार ये मेरा गलत हुआ था। तो आज ये सारी चीज जो वो जरूर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनटीए नेट, गूगल पे लिखिएगा एनटीए नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अपने आप से वो उस लिंक पे भेज देगा, और वहाँ से कम 4-5 पेपर जो वो डाउनलोड कर लीजिएगा।
3-4 शिफ्ट के हैं तो अभी तो आप चाहे 2-3 अटेम्प्ट के ही देखोगे तो उसके अंदर 5-6 पेपर जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ताकि आपको एक बार ये आइडिया जो है वो अच्छे से मिल जाए कि भाई किस तरीके की तैयारी करनी है। क्लियर? बाकी सारी जिम्मेदारी देखो, चैप्टर क्या है, क्यों पढ़ा जा रहा है, किस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्या क्या चीज़ें इसमें समझने लायक है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना, किस पे कम ध्यान देना, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रियल लाइफ के रियल साइंस के अंदर सिर्फ इतनी सी है, बाकी सारा जो है वो काम स्टूडेंट का है। हाँ, हालांकि समरी नोट्स वगैरह वैसा स्टूडेंट का काम है, लेकिन आज के टाइम के अंदर क्या हो गया कि भाई टीचर जो वो और ज़्यादा थोड़ा स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए समरी नोट्स वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जितनी ज़्यादा हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हम उतना आपको अपंग बना रहे हैं एक तरीके से। ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि भाई मार्केट में है, कंपटीशन में, सारों के हिसाब से हमें भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। लेकिन आपको खुद को सतर्क होकर ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी चाहिए। हाँ, इनको रेफरेंस के लिए यूज कीजिए, देखिए कि ऐसा कोई पॉइंट एक्स्ट्रा है जो सर ने लिखा और मैंने नहीं लिखा हो समरी के अंदर, वो सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली मैं पूरे बात को क्रक्स अगर करूं तो पहली बात तो है कॉन्सेप्ट, उसके बाद में है उसकी समरी, और उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस। लास्ट के अंदर जितने से ज़्यादा एमसीक्यू है जो आप कर सकते हो उतने ज़्यादा करोगे उतना आपको फायदा होगा। लेकिन ऐसा ना करें कि 3 महीने अगर क्लासेस चलेगी तब तक हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसको समराइज करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, कॉन्सेप्ट जो है आज का जो पढ़ा है उसकी समरी आज ही बन जानी चाहिए। 10 यूनिट है, 10 यूनिट के लिए छोटी छोटी 10 नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी की जरूरत नहीं है, 50-60 पेज की जो हो। और ये समरी नोट्स आप जरूर बने। ये आपके नेट के लिए काम नहीं आएंगे, ये आपके बाकी सब के लिए काम आएंगे। कल को आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए तैयार होने वाले होंगे, वहाँ काम आएगा आपको, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समरी नोट्स आपके ये काम आएंगे। आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसा सर ज्ञान पेल रहे हैं, बाकी ऐसा सर खुद ने थोड़ी किया होगा। मैं 1 सेकंड लगेगा, मैं यहीं पढ़ी है, मैं लेके आता हूँ, रुको आपको। ये यहीं पर पढ़ी है जिनको मैं बता रहा हूँ। ये मेरी समरी नोट्स नोटबुक जो है, ये मैंने मतलब 2 साल पहले की है लगभग। जैसे ये मेरी स्टेट्स की है, तो ये देखिए, ये एक साइड में लिखा हुआ है, आपको शायद विजिबल हो या नहीं हो। एक साइड में लिखा है, एक साइड के अंदर खाली रख रखा है। और ये इस तरीके की नोटबुक जो है वो मैंने हर सब्जेक्ट की बना रखी है। आगे मुझे कोई भी एग्जाम कभी भी देना पड़े, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, हो सकता है मेरा कोई प्लान हो जाए और उसके अंदर मुझे ये सब्जेक्ट वापस तैयार करना हो, तो मुझे उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे अगर ये मैंने खुद से बना रखी है, मैं इसको 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के अंदर। अच्छा, ये ग्रीन कलर है क्या, इस वजह से गायब हो रहा है। 5-10 दिन के अंदर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ। ये देखिए, ये बना रखी है मैंने। तो ये इस टाइम के अंदर नहीं, ये हमेशा काम आएगा। जैसे कोई भी एग्जाम देना हो तो उस वक्त आपकी ये नोटबुक काम आएगी। और यकीन मानिए, आप नेट का अच्छे से तैयारी करते हैं तो कोई भी एग्जाम देंगे ना, 60-70% यही सिलेबस रहने वाला है। तो ये तैयारी जो है, इस तैयारी को भाई अल्टीमेटली अगर आप ये लेंगे, अगर स्टडी करेंगे तो कोर्स वगैरह लेंगे, पैसा भी खर्च करें, इस पैसे का जितना आप इस्तेमाल, क्योंकि आप हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कहीं पे 50 रुपए खर्च करते हैं तो अपने को लगता है कि यार 50 रुपए खर्च किए तो इसका जितना ज़्यादा यूज कर सकते हो उतना करें। लेकिन क्लास के अंदर पता नहीं क्यों स्वार्थी नहीं होते, जबकि होना चाहिए। यहाँ भी आपने अगर कुछ पैसे खर्च कर रहे हो ना, तो उसका जितना यूटिलाइजेशन क्लास का, नोट्स का जितना ले सकते हो ना उतना लीजिए, ताकि इसका अल्टीमेटली आपको बेनिफिट मिले। तो ये इस तरीके के नोट्स वगैरह जो है वो बनाए, और ये जो है ये प्रोसेस साथ ही साथ रखें। कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद में उसी दिन आपने छोटी छोटी नोटबुक बनाई, और नोटबुक के अंदर ये जैसे ये मैंने रखा है, तो ये इसी तरीके से ही रखें, आपको फायदा मिलेगा। चाहिए मेरे वाले नहीं है। तो इसमें जैसे मैंने क्या कर रखा है, देखो एक साइड के अंदर लिख रखा है,
और एक साइड जो है वो ब्लैंक है। रीजन क्या है, कल को मान लीजिए इस पॉइंट के अंदर मुझे और कोई एडिशन करना है या कोई और नई चीज़ आ गई, जैसे मान लीजिए मैंने टेक्स्ट की नोटबुक बना रखी है और उसमें कोई नया पॉइंट आ गया, तो मुझे यहाँ काट छाट करने की जरूरत नहीं, मेरे ये खाली जगह पड़ी यहाँ लिख दूंगा, या कोई फॉर्मूला यहाँ लिखना भूल गया था और मुझे अब फॉर्मूला पता चला, मैं यहाँ लिख सकता हूँ। समझ पा रहे हैं बात? तो ये इस तरीके से आप करेंगे तो ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा हमेशा के लिए। तो कॉन्सेप्ट, समरी और ये प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज ही करें ताकि आपको इसका वाकई बेनिफिट मिलेगा। और कल से अपन जो है वो ये क्लास जो वो शुरू कर देंगे। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए।